Hello, good morning students. So in our today's video we are going to read our poem Shadwell that is written by John Dryden. हमारे लास्ट के वीडियो में हमने शेडवेल पोएम जो है उसमें जॉन ड्राइडन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पोएम को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिसाइट द पोएम वंस। सो पोएम के बारे में अगर बात करें तो ये जो प्रेजेंट हमारी जो पोएम है जिसका टाइटल शेडवेल है, इसमें द पोर्ट्रेट ऑफ शेडवेल इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज सटायरिकल पोएम मैक फ्लैकनो। तो ये जो प्रेजेंट जो पोएम है शेडवेल के नाम से, ये जॉन ड्राइडन की जो सटायरिकल पोएम है मैक फ्लैकनो के नाम से उससे उसका एक पार्ट है, ठीक है। सो दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर पार्ट लिया गया है, पूरी पोएम नहीं है ये, ठीक है। So, all human things are subject to decay, and when fate summons, monarchs must obey. This Flecknoe found, who, like Augustus Young, was called to empire and had governed long. In prose and verse was owned without dispute through all the realms of nonsense absolute. This aged prince, now flourishing in peace and blessed with issue of a large increase, worn out with business, did at length debate to settle the succession of the state, and pondering which of all his sons was fit to reign and wage immortal war with wit, cried, "It is resolved, for nature pleads that he should only rule who most resembles me. Shadwell alone my perfect image bears, mature in dullness from his tender years. Shadwell alone of all my sons is he who stands confirmed in full stupidity. The rest to some faint meaning make pretence, but Shadwell never deviates into sense. Some beams of which on other souls may fall, strike through and make a lucid interval. But Shadwell's Xenian night admits no ray, his rising folks prevail upon the day. Besides, his goodly fabric fills the eye and seems designed for thoughtless majesty, thoughtless as monarch oaks that shade the plain and spread in solemn state supinely reign. Haywood and Shirley were but types of thee, thou last great prophet of tautology." So all human things are subjected to decay, and when fate summons, monarchs must obey. This Flecknoe found, who, like Augustus Young, was called to empire and had governed long. सो ये फर्स्ट स्टेंजा है। और फ्लैक्नो जो थे वो वॉज एन आयरिश कैथोलिक प्रीस्ट, ठीक है। आयरिश कैथोलिक प्रीस्ट थे। ही रॉट अ ग्रेट नंबर ऑफ पोएम्स, उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी थी, बट दे वर डल एंड अनइम्प्रेसिव. बट ऑल द पोएम्स दैट वर रिटन बाय रिचर्ड फ्लैक्नो, दोज वर डल एंड अनइम्प्रेसिव काइंड ऑफ पोएम्स, ठीक है। सो ड्राइडन कॉल्स हिम द किंग ऑफ द स्टेट ऑफ फूल्स, ठीक है। फूल माना जाता है, एक अनइम्प्रेसिव राइटर माना जाता है फ्लैक्नो को। एंड ही वॉज एंथ्रोन्ड इन हिज यंग एज। फॉर मैनी ईयर्स नो वन वॉज मोर डल अ राइटर दैन ही वॉज। तो बहुत लंबे समय तक रिचर्ड फ्लैक्नो जो थे उनको एकमात्र ऐसा राइटर माना जाता था जो डल थे, ठीक है। और बहुत लंबे समय तक उनके साथ में ऐसा कोई और राइटर नहीं आ पाया था, ठीक है। So he was the undisputed king of fools. Dryden compares him to the first Roman king Augustus, who was enthroned in early age and ruled for many years. Flecknoe also ruled for many years. और यहाँ पर ड्राइडन जो है उन्होंने फ्लैक्नो जो है उनको कंपेयर किया है ऑगस्टस से, ठीक है, who was रोमन अम्पायर, ठीक है। कि जिस तरह से ऑगस्टस जो थे उन्होंने लंबे समय तक वहाँ पर शासन किया था, उसी तरह से मैक फ्लैक्नो जो थे, रिचर्ड फ्लैक्नो जो थे, उन्होंने भी लंबे समय तक जो अम्पायर ऑफ डल राइटिंग जो था वहाँ पर एक तरह से शासन किया था। बहुत लंबे समय तक ऐसा और कोई राइटर नहीं आ पाया था जो डल और अनइम्प्रेसिव था लाइक फ्लैक्नो, ठीक है। When Flecknoe became old, he came to know that things are not permanent in this world. Man is mortal, even the kings are no exception, they too have to die.
लेकिन एक टाइम के बाद में फ्लैक्नो को ये लगने लगा था कि जो थिंग्स है यहाँ पर यूनिवर्स में, ऑल द थिंग्स आर नॉट परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, सो मैन इज़ ऑल्सो मॉर्टल। तो अभी टाइम है कि उनको अपने लिए एक सक्सेसर चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, अपना एक उत्तराधिकारी उनको चूज़ करना पड़ेगा। दिस फ्लैक्नो फाउंड, ऐसा फ्लैक्नो को विश्वास हुआ, हु लाइक ऑगस्टस यंग वॉज कॉल्ड टू अम्पायर एंड हैड गवर्नड लॉन्ग, हु वॉज कॉल्ड टू अम्पायर, जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया था। कहाँ पर शासन किया था? अम्पायर में। और अम्पायर कौन सा था? द राइटिंग ऑफ डल एंड अनइम्प्रेसिव, ठीक है, जो डल और अनइम्प्रेसिव राइटिंग थी वहाँ पर, उसमें, ठीक है। इन प्रोज एंड वर्स वॉज ऑन्ड विदाउट डिस्प्यूट थ्रू ऑल द realms of nonsense absolute, this aged prince now flourishing in peace and blessed with issue of a large increase. So फ्लैक्नो रोट इन बोथ प्रोज एंड वर्स, ठीक है, प्रोज में भी लिखा था फ्लैक्नो ने और वर्स में भी लिखा था। इन प्रोज एंड वर्स वॉज ऑन विदाउट डिस्प्यूट थ्रू ऑल द realms ऑफ नॉन सेंस, ठीक है। और उनकी जो सभी जो राइटिंग थी, उनके जो सभी वर्क्स थे, वो कैसे थे? नॉन सेंस थे, ठीक है। ऑल दोज वर्क्स डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एब्सोल्यूट मीनिंग, ठीक है, दे आर वॉइड ऑफ एनी पर्टिकुलर मीनिंग, उनका कोई अर्थ नहीं था। इन बोथ द फील्ड्स ही वॉज द डलेस्ट ऑफ हिज कंटेम्प्रेरी राइटर्स, ठीक है, वर्स में भी और प्रोज में भी, दोनों में ही वो सबसे ज़्यादा डल राइटर माने जाते थे। देयर वॉज नो राइटर हु रॉट डलर देन हिम, ही वॉज द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द किंगडम ऑफ फूलिशनेस, ठीक है, उनके कंपैरिजन में कोई और राइटर था ही नहीं। ही वॉज लाइक द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द किंगडम। For a long time, Flecknoe had been writing dull poems and dramas. He had no rival to challenge him. During these years, there sprang up a good many dull writers like Shirley and Shadwell. The poet calls them his sons. Through all the realms of nonsense absolute, this aged prince now flourishing in peace and blessed with issue of a large increase. Issue का मतलब यहाँ पर बच्चों से है, ठीक है, sons से लिया गया है यहाँ पर। तो अभी बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जिनमें से एक तरह से फ्लैक्नो जो थे वो चूज़ करना चाह रहे थे कि उनका जो उत्तराधिकारी होगा डल राइटिंग में, वो किसको चूज़ करेंगे। तो उनके जैसे और राइटर्स भी थे, देयर वर सो मैनी डल राइटर्स लाइक शर्ली एंड शैडवेल, ठीक है। और उन सबको पोइट जो है फ्लैक्नो जो है वो अपने क्या बताते हैं? इश्यूज़ बताते हैं, ठीक है, इशू बताते हैं, अपने बच्चे बताते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है, worn out with business, did at length debate to settle the succession of the state, and pondering which of all his sons was fit to reign and wage immortal war with wit. So the poet says that Flecknoe had grown old. He was very much tired. Now he is tired. He could not write now. He wanted to abdicate in favor of some very dull writer. So now Flecknoe has become old and he wants to choose his successor, ठीक है, because he is now unable to write. It was not easy to select the best successor. It had to be well thought and discussed. The main problem was to select such a writer who were much but never wrote any intelligent line, ठीक है, ऐसा कोई राइटर को अपना सक्सेसर चूज़ करना चाहते थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा हो बट बिना किसी मीनिंगफुल लाइन के, ठीक है। ही हैड टू फाइट कंटिन्यूसली अगेंस्ट इंटेलिजेंस बाय राइटिंग इन डल प्रोज एंड वर्स। तो वो ऐसा कोई राइटर चूज़ करना चाहते थे अपने सक्सेसर के रूप में जिन्होंने डल राइटिंग लिखी हो, डल प्रोज और वर्स वर्क्स लिखे हों, ठीक है, और जिनमें कोई भी मीनिंगफुल लाइन ना हो। सो वो पॉन्डर करते हैं, सोचते हैं कि विच ऑफ ऑल हिज सन्स वॉज फिट, कि उनके जो सारे इशू हैं उनमें से कौन सा सन जो है वो फिट है टू रेन एंड वेज इमोर्टल वॉर विथ विट, ठीक है, रेन करने के लिए, शासन करने के लिए, एंड वेज इमोर्टल वॉर विथ विट, एंड हु वॉज फाइटिंग विथ विट, ठीक है, जिनकी जो वर्क्स हैं उनमें कोई भी विट ना हो, उनमें कोई भी इंटेलिजेंस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा है, cried, it is resolved, for nature pleads that he should only rule who most resembles me. Shadwell alone my perfect image bears, mature in dullness from his tender years, ठीक है। So
Having decided, Flecknoe declared that Shadwell was to succeed him as the king of foolish writers. So now cried, ठीक है, फ्लैक्नो जो है वो क्राई करते हैं, नाउ इट इज़ रिजॉल्व फॉर नेचर प्लीड्स, कि ये जो प्रॉब्लम थी कि वो किसको अपना सक्सेसर चुने, ये जो प्रॉब्लम है नाउ इट इज़ रिजॉल्व, इसका सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। फॉर नेचर प्लीड्स दैट ही शुड ओनली रूल हु मोस्ट रिजेंबल्स मी, क्योंकि फ्लैक्नो को ऐसा लगता है कि यहाँ पर वही रूल कर सकता है जो रिजेंबल करता हो किसको, फ्लैक्नो को। सो शैडवेल अलोन माई परफेक्ट इमेज बियर्स, तो शैडवेल जो है, शैडवेल जो राइटर है, ही इज़ द ओनली वन हु बियर्स माई परफेक्ट इमेज, ठीक है, वो एकमात्र ऐसे हैं जो मेरे से मिलते जुलते हैं। मैच्योर इन डलनेस फ्रॉम हिज टेंडर ईयर्स, जो कि अपने टेंडर ईयर्स से, अपनी युवावस्था से ही डलनेस में कैसे हैं, मैच्योर हैं, ठीक है। एंड ही आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ शैडवेल दैट ही रिजेंबल्ड हिम मोस्ट इन डलनेस, लाइक हिम ही वॉज डल फ्रॉम चाइल्डहुड। इट वॉज क्वाइट नेचुरल फॉर फ्लैक्नो टू चूज अ सक्सेसर हु रिजेंबल्ड इन डलनेस टू हिम। सो एज अ पोलिटिकल सन, शैडवेल्स राइटिंग्स फुली रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लैक्नो। एंड अभी जो है वो शैडवेल को फ्लैक्नो ने अपने सक्सेसर के रूप में चूज़ किया, because he is also mature in dullness from his tender years, from his youth, from his childhood. Next, Strange Eyes. Shadwell alone of all my sons is he who stands confirmed in full stupidity. The rest to some faint meaning make pretense, but Shadwell never deviates into sense. ठीक है, और अपना रीज़न देते हैं भी फ्लैक्नो ने शैडवेल को क्यों अपने सक्सेसर के रूप में चूज़ किया। So Shadwell alone of all my sons is he who stands confirmed in full stupidity. So Flecknoe further says about Shadwell that he was his best son. All his other sons sometimes pretended to talk sense, but Shadwell never went away from the path of dullness. He was a confirmed fool. क्यों? क्योंकि फ्लैक्नो को लगता है कि उसके जो दूसरे सक्सेसर्स हो सकते हैं, जो उसके दूसरे सन्स हैं, वो कभी कभी कोई मीनिंगफुल बात लिख देते हैं, ठीक है, कभी कभी कोई समझदारी वाली बात कर देते हैं, बट शैडवेल जो है वो अपने पाथ ऑफ डलनेस जो है उससे वो कभी भी डेविएट नहीं हुए, कभी भी अपना रास्ता नहीं भटके। ही वॉज अ कन्फर्म्ड फूल, तो शैडवेल जो है ही इज़ लाइक अ कन्फर्म्ड फूल। And the poet wants to say that even the most stupid persons do sometimes appear to say meaningful things. ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जो फूल है, ठीक है, या जो बेवकूफ़ है वो भी कभी कभी कोई समझदारी की बात कर लेते हैं, लेकिन शैडवेल जो है उसने कभी भी कोई मीनिंगफुल बात नहीं लिखी है। बट शैडवेल नेवर इवन अपीयर्ड सेंसिबल, ही ऑलवेज टॉक्ड नॉनसेंस, उसने हमेशा किस तरह से बात की है, नॉनसेंस बात की है, ठीक है। शैडवेल नेवर डेविएट्स इनटू सेंस, उसने कभी भी सेंसिबल बात की ही नहीं है। द रेस्ट टू सम फेंट मीनिंग मैक प्रिटेंस, बाकी के जो राइटर्स हैं उनमें हमें कुछ फेंट मीनिंग मिल सकती है, कोई मीनिंगफुल लाइन मिल सकती है, बट शैडवेल नेवर डेविएट्स इनटू सेंस, लेकिन शैडवेल ने कभी भी कोई भी मीनिंगफुल बात नहीं की। Some beams of wit on other souls may fall, strike through and make a lucid interval, but Shadwell's Xenian night admits no ray. His rising forks prevail upon the day. सो सम बीम्स ऑफ विट ऑन अदर सोल्स में फॉल, दूसरे जो राइटर्स हैं उनके ऊपर हम विट की बीम्स देख सकते हैं, मतलब मीनिंगफुल लाइंस उनकी राइटिंग्स में हम देख सकते हैं, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू एंड मेक अ लूसिड इंटरवल, बट शैडवेल ज़ेनियन नाइट एडमिट्स नो रे, लेकिन शैडवेल जो है उसकी राइटिंग्स में हमें ऐसी कोई रेस देखने को नहीं मिलती है। एंड फ्लैक्नो सेज दैट जनरली इवन मैन हाउ सो एवर स्टूपिड ही मे बी has his moments of inspiration, and he becomes clear-headed and says writers things which are meaningful, but Shadwell was one who did not have those moments. All the time his mind was covered with ignorance. मीन्स कहीं ना कहीं से राइटर्स को, जो डल राइटर्स होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन शैडवेल जो है उनको तो इस तरह की इंस्पिरेशन भी नहीं मिलती है, वो हमेशा किस में रहते हैं, इग्नोरेंस में रहते हैं। शैडवेल्स माइंड इज रिप्रेजेंटेड हियर एज टोटली अ डार्क प्लेस विद नो रे ऑफ इंटेलिजेंस एंटरिंग इट, ठीक है। एक डार्क प्लेस की जैसे है उसका जो माइंड है वो शैडवेल का, जहाँ पर कोई भी रे नहीं आ सकती है, कोई भी इंस्पिरेशनल रेज वहाँ पर एंटर नहीं कर सकती है।
Besides, his goodly fabric fills the eye and seems designed for thoughtless majesty. Thoughtless is monarch oaks that share the plain and spread on solemn stage supinely reign. सो शेडवेल वॉज अ फेट मैन. यहाँ पर उसका फिजिकल स्ट्रक्चर बताया गया है कि शेडवेल जो है वो कैसे हैं. बिसाइड्स इज गुडली फैब्रिक फिल्स द आई. तो यहाँ पे गुडली जो फैब्रिक यूज़ किया गया है वो उसके फैटी बॉडी के लिए यूज़ किया गया है. ही लुक्ड मेजेस्टी एंड ही वॉज अ डल एंड अनविटी फेलो, सो ही हैज़ बीन कॉल्ड थॉटलेस मेजेस्टी. सो वो राजा बनेगा, किंग बनेगा, लेकिन ही इज़ लाइक अ थॉटलेस मेजेस्टी. ठीक है, हु डज़ नॉट हैव एनी काइंड ऑफ थाट्स, मीनिंगफुल थाट्स. थॉटलेस इज मोनार्क ऑक्स. और किससे कंपेयर किया है यहाँ पर सिमिली का यूज़ किया है. ओक की ओक से कंपेयर किया है. ओक दैट इज़ अ ट्री. ठीक है, जिसकी जो शेडो होती है वो कभी फैली हुई शेडो नहीं होती है. ठीक है, दूसरों को छाया नहीं दे सकता है, वो एकदम से खड़ा हुआ होता है, स्ट्रेट होता है. ठीक है, दैट शेड द प्लेन and spread in solemn state supinely reign. So Shadwell is as thoughtless as an oak tree. जिस तरह से oak tree का कोई फ़ायदा नहीं है, उसी तरह से Shadwell के जो thoughts हैं वो भी कैसे हैं, thoughtless हैं. An oak tree is a tall tree. It lives for 300 years. It gives very little shade to man. इसकी छाया कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है. It is dull to look at it. It seems ruling the plain indolently. और ऐसा लगता है कि वो प्लेन को सिर्फ रूल कर रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, तो ठीक शेडवेल जो है वो भी कैसा है, थॉटलेस है, एज अ मोनार्क ओक्स, ओक पेड़ की जैसे. तो यहाँ पर एक तरह से राइटर जो है ड्राइडन जो है वो शेडवेल को कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, किससे, ओक पेड़ से. कि ओक पेड़ का जिस तरह से कोई फ़ायदा नहीं है, उसी तरह से शेडवेल के जो विचार हैं, उसके जो थॉट्स हैं, उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, वो भी मीनिंगलेस है, उनका कोई मीनिंग नहीं है. Heywood and Shirley were but types of thou last great prophet of tautology. यहाँ पर हेवुड और शर्ली जो राइटर्स हैं उनको भी शेडवेल के टाइप का ही बताया गया है. who were also dull in their writings. जो भी कैसे थे, डल थे. ठीक है, दाउ लास्ट ग्रेट प्रॉफिट ऑफ टोटोलॉजी. लेकिन फिर भी शेडवेल वॉज दी लास्ट ग्रेट प्रॉफिट ऑफ टोटोलॉजी. टोटोलॉजी का मतलब होता है किसी एक ही बात को कहने के लिए बहुत सारी लाइंस का यूज़ करना या फिर रिपीटिशन होना बातों की. ठीक है, एक ही बात को बार बार रिपीट करके कहना अलग अलग लाइंस में. ठीक है, तो वो अनइम्प्रेसिव लगता है जब एक ही बात को कहने के लिए अलग अलग लाइंस में लिखा जाता है. मीन्स सेइंग सेम थिंग्स ट्वाइस इन डिफरेंट वर्ड्स. ठीक है, शब्दों को चेंज कर देना, इस तरह से किसी बात को बार बार कहना. ठीक है, तो ये राइटिंग में इफ़ेक्टिव नहीं माना जाता है टोटोलॉजी को. सो दाउ लास्ट ग्रेट प्रॉफिट ऑफ टोटोलॉजी, इसलिए शेडवेल को टोटोलॉजी का लास्ट ग्रेट प्रॉफिट बताया गया है. ठीक है, दो हेवुड एंड शर्ले वर बट टाइप्स ऑफ दी. हेवुड और शर्ले भी तुम्हारी ही तरह के हैं, शेडवेल के ही तरह के हैं. बट यू आर द लास्ट ग्रेट प्रॉफिट ऑफ टोटोलॉजी. लेकिन फिर भी उन सब में तुम ज़्यादा डिज़र्व करते हो किंग बनने के लिए. ठीक है, फ्लैक्नो के सक्सेसर के रूप में. सो शेडवेल हैज़ बीन कॉल्ड हियर द लास्ट ग्रेट पोइट ऑफ टोटोलॉजी. टोटोलॉजी मीन्स टू रिपीट द सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड्स and it is one of the means dull writers employ to increase the volume of their work or their books. और ऐसा लगता है कि बहुत सारे राइटर्स ऐसे होते हैं जो अपने वर्क्स की संख्या बढ़ाने के लिए, अपनी बुक्स की संख्या बढ़ाने के लिए इस तरह की राइटिंग्स करते हैं जहाँ पर वो एक ही बात को अलग अलग तरह से कहते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द पोएम. पोएम का एक्सप्लेनेशन है. और ये जो पोएम है वो मैक फ्लैक्नो के नाम से जो सटायरिकल पोएम है ड्राइडन की, उसी का एक एक्सट्रैक्ट है, उसी का एक छोटा भाग लिया गया है. यहाँ पर पूरी पोएम नहीं ली गई है. ठीक है,